नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का टॉपिक उठा दिया हूं और हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक आएंगे उसको मैं क्रम वाइज पढ़ाऊंगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित फिर महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम टॉपिक को बांटा हुआ हूँ। कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता से 3 वीडियो आएगा और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसको अपनी वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो आप पहले इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, एकदम आसानी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता पर। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में पहले हम जब पढ़ते हैं तो पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, मतलब की पूरी पीछे के जितने भी इतिहास के टॉपिक है उसको कवर करते हुए। तो पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो अगले अगले टॉपिक पर पढ़ते चलेंगे। तो आज हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें तो पहले इस चीज को हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका काल क्या था, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उसके रहन सहन व्यवहार क्या थे, उसी आधार पर हम पढ़ते हैं और वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला पोर्शन हम पढ़ते हैं खोज के संबंध में, मतलब कि इसकी खोज कैसे हुई थी, किस क्षेत्र में इसको खोजा गया था, किन किन वैज्ञानिकों ने खोज के संबंध में सिंधु घाटी की सभ्यता में बातें की हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं खोज के संबंध में। खोज के संबंध में अगर हम बात करें तो पहला वैज्ञानिक का नाम आता है चार्ल्स मैसन। इंपोर्टेंट है चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 में अपनी एक पत्रिका प्रकाशित किया था, उनमें उस पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसी पत्रिका में बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, मतलब कि सिंधु का क्षेत्र जो सिंधु नदी है उसके क्षेत्र में इन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक पुरानी सभ्यता थी, मतलब अपनी एक पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो यहाँ से सिर्फ यही प्रश्न बनता है कि नैरेटिव ऑफ जर्नी में मतलब पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पहली बार चर्चा किस पत्रिका में की गई थी, तो नैरेटिव ऑफ जर्नी में की गई थी। ठीक, वैज्ञानिक है चार्ल्स मैसन। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे एक और भी वैज्ञानिकों का नाम आता है, जैसे बर्टन बंधु। बर्टन बंधु मतलब कि 2 इंजीनियर थे जो बर्टन थे, यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो इन दोनों का भी नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में। ये जो दोनों व्यक्ति थे, 2 इंजीनियर, इनको रेलवे बिछाने का जो है ठेका दिया गया था। कराची और लाहौर के बीच में जब ये रेल पटरी बिछा रहे थे, तो उस समय जब ये रेल पटरी बिछा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा खुदाई कर रहे थे ये, तो उस समय इनको कुछ ईंटें, पुराने पुराने ईंट मिले थे। तो इससे इन्होंने ये पता लगाया था कि यहाँ पर पुरानी कोई सभ्यता या कुछ लोग रहते होंगे, बस इतना ये चर्चा हुई थी। तो यहाँ से ये बातें पूछती है और ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं। मतलब इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता रह रही होगी या थी, या कुछ लोग पुराने लोग यहाँ रह रहे होंगे। ठीक, अब अगला वैज्ञानिक अगर हम बात करें तो अगला वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कलिंगम का नाम आता है। इनके संबंध में अगर हम बात करें तो 1853 से 1856 तक इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने हड़प्पा का कई बार दौरा किया। हड़प्पा जो क्षेत्र है जो सिंधु घाटी के क्षेत्र के पास पड़ता है, तो हड़प्पा एक नामक स्थान है, तो वहां का इन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्होंने अपनी इस दौरे के आधार पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता रह रही होगी, जो यहाँ के जितने भी मतलब उत्खनन के जितने भी अवशेष मिले उसके आधार पर इन्होंने बताया था अलेक्जेंडर कलिंगम। असली बात अब है सर जॉन मार्शल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन जॉन मार्शल, ये जो ब्रिटिश हमारे इंडिया पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी, मतलब कि ब्रिटिश लोग शासन करते थे, तो उस ब्रिटिश शासक के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। मतलब कि जो भी खोज होती थी, जहां भी खुदाई करनी होती थी,
उसके ये हेड थे, सन जॉन मार्शल। तो इन्होंने सन 19 की समय, उस समय ये हेड थे। तो उस समय इन्होंने क्या किया था कि दयाराम साहनी ये भारत के रहने वाले हैं, और इनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया कि खुदाई करवाया। जब इतनी चर्चाएं चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, तो इन्होंने क्या किया कि दयाराम साहनी को हड़प्पा नामक स्थान दिया 1931 में, और इन दयाराम साहनी को दिया, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, तो इनको दिया गया वह ठेका कि आप यहाँ पर हड़प्पा नामक क्षेत्र पर आप खुदाई करवाइए। उसके बाद राखेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर दिया गया था खुदाई कराने के लिए, और वो 1922 में किया गया था। ठीक, जब हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का बात करेंगे तो जब जैसे कि कहाँ कहाँ क्षेत्र खोजे गए थे, किस सन में किसके अधिकार क्षेत्र में थे खोजे गए थे, तो उस क्षेत्र को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लाएंगे। तो अभी इतना ही जानिए कि दयाराम साहनी को हड़प्पा का क्षेत्र दिया गया था और राकेल बनर्जी को मोहनजोदड़ो का क्षेत्र दिया गया था खुदाई के लिए। सर्वप्रथम खुदाई स्टार्ट अगर हुआ तो वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। सन जॉन मार्शल की मतलब कि इसके पूरे हेड थे, पूरा जो हेड था, लेकिन जो क्षेत्र बांट कर दिए गए थे खुदाई के लिए वो दयाराम साहनी को हड़प्पा का और राकेल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का क्षेत्र दिया गया था। तो ये था खोज के संबंध में इतने वैज्ञानिकों के जो है मत आते हैं। अब हम चलते हैं काल के संबंध में। काल के संबंध में अगर हम बात करें, देखिए काल के संबंध में चलते हैं। काल के संबंध में बात करें तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके अगर काल की बात करें तो वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, यानी कि जो भी खोजे गए वस्तुएं उसकी औसत आयु के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का आकलन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए सन जॉन मार्शल जो कि ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे, इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 बीसी से 2750 बीसी तक का समय माना इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन एक वैज्ञानिक का नाम आता है डीपी अग्रवाल, इन्होंने C14 पद्धति का प्रयोग कर मतलब कार्बन 14 पद्धति एक आती है, वैज्ञानिक पद्धति है, किसी भी वस्तु की औसत आयु का पता लगाया जाता है, एकदम वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाता है, C14 नामक पद्धति है। तो इस पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आयु है, काल है, वो 2300 बीसी से 1750 बीसी तक माना था। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक का मत जो है ये इम्पोर्टेंट है। अभी फिलहाल में जो समय माना जाता है 2350 से 1750 बीसी तक माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दो ही वैज्ञानिक का नाम आता है काल के संबंध में। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछता है तो वह C14 नामक जो पद्धति है वो इसी के आधार पर प्रश्न पूछता है काल सिंधु घाटी सभ्यता का। अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के संबंध में। नामकरण क्या क्या पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का। पहली चीज समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये तीन जो नाम है प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से संबंध में। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, तो जितने भी क्षेत्र थे, जैसे अगर हम बात करें तो जो सिंधु नदी है पाकिस्तान उस पर है और इंडिया इस पर, तो सिंध क्षेत्र से यानी कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और अक्साई चीन होते हुए इंडिया होते हुए फिर उसके बाद मतलब कि जो लद्दाख है वो क्षेत्र होते हुए फिर पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंधु की नदी चल जाती है। उसके बाद वो आकर जो सिंधु नदी है वो गुजरात के क्षेत्र में जो है हमारा अरब सागर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाकर सिंधु घाटी समुद्र में मिल जाती है। तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से जितने भी खुदाई हुई थी वो सिंधु नदी के ही आसपास खुदाई हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से संबंध में समझ गए कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता का नाम क्यों पड़ा। तो सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा इसके अवशेष खोजे गए थे, इसकी खुदाई हुई थी आसपास के क्षेत्र में, तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो सर्वप्रथम खुदाई का कार्य स्टार्ट किया गया था वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही किया गया था। यहाँ पर देखिए
दयाराम सानी वहां के हेड थे और इन्हीं की जो अगुवाई में हड़प्पा नामक स्थान पर सन 1921 में खुदाई स्टार्ट हुई थी। तो दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर खुदाई स्टार्ट हुई थी सिंधु घाटी सिंधु नदी सिंधु सभ्यता का। ठीक, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और एक कहा जाता है सिंध सरस्वती सभ्यता। अभी फिलहाल में जो ये सरस्वती नदी है विलुप्त हो चुकी है, तो जो सिंधु नदी है और सरस्वती नदी है, इन दोनों क्षेत्रों के आसपास अभी गुजरात के क्षेत्र में जो सरस्वती नदी बहती थी उसके क्षेत्र में भी इसकी खुदाई हुई थी, तो इसको सिंध सरस्वती की भी सभ्यता कहा जाता है। अब समझिए कि सरस्वती नदी के भी किनारे खोदा गया होगा, तो इसलिए इसको सिंध और सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है। तो तीन नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। नामकरण के संबंध में हमने पढ़ लिया। अब उद्भव के संबंध में पढ़ते हैं। उद्भव एकदम एक एक चीजों को बांटकर हम पढ़ रहे हैं। पहले खोज के संबंध में, फिर काल के संबंध में, फिर नामकरण के संबंध में और फिर उद्भव के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए उद्भव के संबंध में अगर हम बात करें तो पहला एक विदेशी मत का आता है नाम और एक स्थानीय मत का, यानी कि विदेशी वैज्ञानिक जो है वो अलग ही मत देते हैं और स्थानीय मत है कि जो वैज्ञानिक मतलब कि वहां के रहने वाले या भारतीय मूल के जो भी वैज्ञानिक है वो अपना मत अलग ही देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो है उसका पूरा जो काल है वो पूरा तात्विक है, मतलब जो स्रोतों के आधार पर है। तो हर वैज्ञानिक अपना अपना मत देते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, उससे संबंध क्या है। पहले विदेशी मत को पढ़ते हैं। विदेशी मत वाले कहते हैं, विदेशी मत वाले वैज्ञानिक कि जो सिंधु सभ्यता है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ये देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का चित्र मैंने बनाया हूँ। ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसके जितने थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो ईरान के क्षेत्र में एक सुमेरियन की सभ्यता पड़ती है। उसके बाद उसके थोड़ा सा और मतलब कि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक मेसोपोटामिया की सभ्यता पड़ती है और उसके थोड़ा सा पीछे और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वह नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आप पढ़े होंगे, वो क्षेत्र पड़ता है। तो इन विदेशी वैज्ञानिकों का मत है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव है वह मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता के जितने भी लोग थे उनके द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की गई थी। अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी यहाँ खुदाई हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता में उसके भी अवशेष सुमेरियन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलते हैं। इसी आधार पर विदेशी वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह विदेशी जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा विकसित की गई एक सभ्यता है। मानने वाले वैज्ञानिक कौन कौन सा है? तो मार्शल चार्ल्स मार्सन है और डीडी कौशाम्बी और एक नाम आता है व्हीलर का, ये एक नाम आता है, याद रखिएगा, ये व्हीलर का भी एक नाम आता है। ठीक, व्हीलर इनका नाम है, डीडी कौशाम्बी और मार्शल हाल। तो ये तीन वैज्ञानिक विदेशी मत के अंतर्गत आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में बताते हैं। तो पहला विदेशी मत हो गया। दूसरा स्थानीय मत। दूसरा स्थानीय मत की अगर बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास द्रविड़ लोग यानी कि दक्षिण भारत के जो द्रविड़ लोग हैं उन्होंने दक्षिण भारत से आकर सिंधु नदी के क्षेत्र में इन्होंने वहां का क्षेत्र उपजाऊ था, तो इस तरह उन्होंने मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ लोग को मानते हैं। राखल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के हेड बनाए गए थे, तो उनको यहाँ पर क्या बनाया गया है आप थोड़ा समझिए। उनको बनाया गया है द्रविड़ यानी कि राखल दास बनर्जी मान रहे हैं। उसके बाद आर्य की अगर बात करें तो टीएन रामचंद्रन का नाम आता है और एक लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर नामक व्यक्ति हैं। इन दो व्यक्तियों का नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के लिए। और इन्होंने दो वैज्ञानिक जो हैं ये माना है कि आर्य लोग हैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किए हैं। हालांकि आर्य लोगों का बाद में आगमन हुआ तो ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप बस याद रखिएगा कि आर्य को कौन मानेगा? टीएन रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, ये दो वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास आर्य लोग किए हैं। तो ये था हमारा उद्भव के क्षेत्र में विदेशी मत पढ़ा, स्थानीय मत पढ़ा। स्थानीय मत में हमारा राम है राखल दास बनर्जी का नाम आता है और उन्होंने द्रविड़ को बताया था। ठीक, उसके बाद आर्य टीएन रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर का नाम आता है। तो ये दो चीजें स्थानीय मत के क्षेत्र में और विदेशी मत के क्षेत्र में हमने आपको बता दिया था।
तो उद्भव के संबंध में समझ लिए। अब देखिए खोज के संबंध में हमने पढ़ा, काल के संबंध में पढ़ा, नामकरण के संबंध में पढ़ा और उद्भव के संबंध में पढ़ा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब इसकी विशेषता, विशेषता से तो ज्यादा प्रश्न बनते थे, याद रखिएगा। विशेषता को पूरी डिटेल में समझते हैं। विशेषता की अगर हम बात करें तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब ये हुआ कि एक नियमित पद्धति पर आधारित यह सभ्यता थी। ठीक, इसके हर क्षेत्र बटे हुए थे, जैसे कि यहाँ के रास्ते हुए, घर हुए, उनकी जो आकार है वो सब बटी हुई थी। एक पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, तो ऐसे ऐसे क्षेत्र बटे हुए थे। गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए यहाँ भी क्षेत्र बटे हुए थे। इसीलिए इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक, दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो है तांबे और टीन का प्रयोग देखा गया है इस सभ्यता में। इसीलिए तांबा और टीन को मिलाने पर कांस्य की मूर्ति बनती है। और एक जब आप पढ़ेंगे तो कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो, आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति खोजी गई थी। तो उसके आधार पर इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी क्यों कहा जाता है कि तांबे का प्रयोग इस सभ्यता में सबसे ज्यादा देखा गया है, इसीलिए ताम्र सभ्यता कहा जाता है। तो ये था दूसरे कांस्य युगीन सभ्यता। अब चलते हैं अगला विशेषता है शांति प्रिय सभ्यता। अब शांति प्रिय सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की शांति प्रिय सभ्यता की अगर हम बात करें तो शांति प्रिय सभ्यता इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में जितने भी युद्ध लड़ने के औजार होते थे इस सभ्यता में नहीं खोजे गए हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यह युद्ध नहीं किया करते थे। ठीक, तो इसीलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। चौथा है व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, मैंने पहले ही बताया कि इसके पास जो सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके पास पास थी। तो इस क्षेत्र से मतलब कि जो चीज यहाँ उपजाऊ होता था उस चीज को यहाँ पर जाते थे और उसी चीज के आधार पर यहाँ से मतलब कि जैसे कि वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। तो यह एक व्यापार सभ्यता थी, मतलब यहाँ लिखा हुआ कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ठीक, अब अगला है विस्तृत सभ्यता। ये एक विस्तृत सभ्यता है। देखिए अब विस्तृत सभ्यता की हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो इसको ये एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और उसको मैप से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस विशेषता को हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी से आएगी, विस्तृत सभ्यता से संबंध में। ठीक, छठवीं विशेषता इसकी है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता होता क्या है? देखिए इतिहास को 3 पार्टों में बांटा जाता है। पहला ऐतिहासिक काल और दूसरा प्रागैतिहासिक काल और तीसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य आपके पास हो और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कुछ भी साक्ष्य न हो। ठीक, जिसका कुछ भी साक्ष्य न हो, सिर्फ अनुमान के आधार पर बताया जा सकता है, उसे प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल को इसी के अंतर्गत रखते हैं। पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको इसी के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य हो लेकिन उसको पढ़ा ही न जा सकता हो, चित्रों के आधार पर जिसको अनुमान लगाया जाता है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल है। यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, कुछ चित्रों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे मैंने इसमें कवर किया आप लोगों के लिए। इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो इस विशेषता से आएगी, विस्तृत सभ्यता से हमारी आएगी। उसको मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, फिर कौन कौन से उत्खनन कहाँ मिले, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत होती है।
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपनी तरफ से अच्छा बने, आप लोगों को पूरी समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मत सोचेगा कि मुझे आता है कि नहीं आता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाता है, सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।